यूपी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे यूपी की सबसे बड़ी खबर के बारे में। और यूपी की सबसे बड़ी खबर आज ये है कि माफिया अतीक और उसके भाई असद माफ कीजिएगा अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया है। दोनों की ही बीती रात को हत्या कर दी गई और माफिया अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस दोनों को प्रयागराज के कॉलवन अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जा रही थी और इसी दौरान 3 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में अतीक और अशरफ की मौत हो गई। दोनों के शवों को मेडिकल कॉलेज के अंदर ले जाया गया। मौके पर जय श्री राम के नारे भी सुनाई दिए और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने हमलावर को मौके से दबोच लिया। इस पूरे हमले को बकायदा मीडिया और पुलिस के सामने अंजाम दिया गया। दोनों पर जब फायरिंग हुई पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई। इस हमले में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है जिसका नाम मान सिंह है। उन्हें इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों की माने तो हमलावर एक पल्सर बाइक पर सवार होकर आए थे। 3 हमलावर आए थे जिन्होंने अतीक और अशरफ को गोली मारी। मौके पर 3 बंदूक भी बरामद हुई हैं, कारतूस भी मौके पर मिले हैं। बाइक सवार आरोपी मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे थे। बाइक के पास से एक कैमरा और एक माइक आईडी भी बरामद हुई है। इस घटना के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई। आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स को भेजा गया है। पीएसी और आरएएफ लगाई जा रही है। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपी प्रयागराज के बाहर के रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में पता चला है कि अतीक अशरफ की हत्या करने वाला लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, जबकि अरुण मौर्य हमीरपुर का निवासी है और तीसरा आरोपी सनी कासगंज जनपद से है। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना यही पता बताया है। पुलिस इनके बयानों को वेरीफाई कर रही है और अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर उनके पूर्व वकील ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये जो घटना हुई है वो पूरी निंदनीय है। एक पूर्व सांसद और पूर्व विधायक की हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई। मैं उस समय मौके पर मौजूद था जब गोलीबारी हुई थी। मैं नहीं जानता कि हमलावर कौन है। और अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की देर रात को हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर रात हुई बैठक में राज्य के पुलिस अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। राज्य में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से घटना के बारे में अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीएम ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की भी अपील की है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में यूपी के गृह सचिव संजय प्रसाद, यूपी के पुलिस महानिदेशक आर.के. विश्वकर्मा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक मुठभेड़ में बेटे असद के मारे जाने के कुछ दिन बाद माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय उन दोनों की हत्या हो गई। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। अतीक अहमद के बारे में प्रयागराज में इन दोनों को मौत के घाट उतारा गया। अशरफ और अतीक दोनों की हत्या कर दी गई है। इससे पहले असद का एनकाउंटर हुआ 13 अप्रैल को और उसके बाद 15 और 16 अप्रैल के बीच की जो दरमियान की रात है
उस रात में अतीक और अशरफ को मार दिया गया। इस घटना के बाद से उन दोनों को जब गोली मारी और उनकी मौत हो गई, इसकी घटना के तुरंत बाद पूरे प्रदेश में यहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी जिलों में धारा 144 लगाई गई है और हत्या के बाद कुल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अतीक अहमद 2005 के बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड और इस साल फरवरी में हुए उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी था। तो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद नोएडा, प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू हो गई है। ये धारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगाई जाती है। आपको बता दें कि धारा 144 तब लगाई जाती है जब सुरक्षा व्यवस्था संबंधी खतरे या दंगे की आशंका होती है। धारा 144 लगाने पर 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर रोक लग जाती है। धारा 144 के लग जाने के बाद जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया जाता है। धारा 144 को लागू करने की मंशा लोगों को एक जगह पर जुटने से रोकना है, शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए इसे लगाया जाता है। धारा 144 लगने पर इलाके या क्षेत्र में 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर रोक हो जाती है। यानी कि यूपी में कहीं भी अब 5 या उससे ज्यादा लोगों को जुटने की अनुमति नहीं होगी। इसका पालन ना करने पर कानून का उल्लंघन माना जाएगा और धारा 144 लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी नोटिफिकेशन जारी करते हैं। धारा 144 लागू होने के बाद जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया जा सकता है। यूपी के मामले में ऐसा किया गया है और क्षेत्र या इलाके में हथियारों को ले जाने पर भी पाबंदी होती है। अतीक और अशरफ की हत्या का मामला काफी संवेदनशील है, लिहाजा सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज कतई फॉरवर्ड ना करें। इस तरह के मैसेज और वीडियो फॉरवर्ड करने पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए शासन ने इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का फैसला लिया है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर अतीक अहमद कौन था, कहां से नींव रखी गई अतीक के आतंक की। शुरुआत करेंगे अतीक के जन्म से। साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म हुआ एक लड़के का और नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे और परिवार का पेट भरते थे। अतीक के बाद उसके और भाई बहन भी हुए। परिवार बढ़ने लगा और साथ ही बढ़ने लगी गरीबी। जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा अमीर बनने के। पिता ने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक का मन तो कहीं और था। वो पढ़ाई से जी चुराने लगा। वो सपने देखने लगा पैसे कमाने के। अतीक को जल्द से जल्द अमीर बनना था। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी में लग गया। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका उस समय तक इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे गुंडे मवाली परेशान थे और जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, उन सब ने चांद बाबा के खिलाफ अतीक का साथ देना शुरू कर दिया और बड़ी ही तेजी से प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा भी एक नाम की गूंज सुनाई देने लगी। वो नाम था चकिया के तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद। अतीक अहमद पैसे कमाने के लिए पूरे शहर भर से रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप भी लगा, लेकिन ये सब उसके हौसले पस्त नहीं कर सके थे, बल्कि और बढ़ा रहे थे। चांद बाबा गैंग के अक्सर अतीक अहमद के झगड़ों की खबरें आने लगी। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम हो रहा था और अतीक अहमद का बढ़ रहा था। इलाहाबाद के इस
नए गैंगस्टर की नजर सिर्फ इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे राज्य को अपने आतंक का राज कायम करना चाहता था। राज्य में करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कमा लिया। गरीब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी और धोखाधड़ी के अलावा आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय के सभी गैंगस्टर्स के बीच अतीक की तूती बोलती थी। लेकिन एक चीज जो अभी भी आतंक की पहुंच से दूर थी, जो अतीक की पहुंच से दूर थी, वो थी सत्ता की पावर। जी हां, सत्ता की पावर अब अतीक के सिर चढ़कर बोल रही थी। अब अतीक को लालसा थी कि सत्ता में भी उसका दखल हो जाए। अतीक अहमद का 1989 तक एक बड़ा कद हो चुका था और पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े नेताओं से भी अतीक अहमद का उठना बैठना था और इसलिए अतीक अहमद को यह समझ आने लगा कि पैसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत की शतरंज को खेलना ही होगा। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ चांद बाबा भी चुनावी संग्राम में थे, लेकिन जीत मिली अतीक अहमद को। अब अतीक अहमद नेताजी बन चुके थे, लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अब भी काले ही थे। जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की सरे बाजार हत्या कर दी गई। आरोप अतीक अहमद पर थे, लेकिन इस सब के बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती जा रही थी। अतीक अहमद ने पहले 3 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की और फिर 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दी और अतीक समाजवादी पार्टी के विधायक बने। सफेद कपड़ों में अतीक अहमद, शान ही अतीक अहमद की अलग थी। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ उन पर पट्टा, रंगदारी और भू माफिया का कारोबार फैलाने के आरोप बढ़ते जा रहे थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन चुका चकिया का ये लड़का अब महंगी विदेशी गाड़ियों में घूमने लगा था। अतीक अहमद को हथियार रखने का भी खूब शौक था और वो वक्त आ चुका था जब अतीक को अपने सारे शौक पूरे करने थे। जब भी अतीक का काफिला निकलता, महंगी गाड़ियां उसके काफिले का हिस्सा होती। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के कब्जे में अरबों रुपए की जमीन थी। 2004 में अतीक अहमद की राजनीति में एक नई राह चुनी। 2004 में अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक को सांसद का टिकट दे दिया और अतीक ने इस पर जीत दर्ज भी कर ली। प्रयागराज के माफिया ने संसद तक का सफर पूरा कर लिया था। तांगे में बैठकर जिन सब सपनों को अतीक ने देखा था वो पूरे हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अगर अपराध के दलदल में कोई एक बार फंसे तो बाहर निकलना नामुमकिन है और यही हुआ अतीक अहमद के साथ। और अतीक अहमद की सियासत की पारी तो चल ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ जो अतीक के काले कारनामे थे उनकी फहरिस्त भी बढ़ती चली गई और अतीक इस दलदल से कभी निकल नहीं पाया और अतीक का अंत भी इस दलदल में ही हुआ। जिन लड़कों ने अतीक का अंत किया, अतीक को गोलियां मारी, उन लड़कों ने भी अतीक जैसे ही कुछ सपनों का खुलासा पुलिस की पूछताछ में किया है। और अब आपको वो मुख्य घटनाक्रम बताते हैं, उन हत्याकांडों के बारे में बताते हैं जिसके चलते अतीक की उल्टी गिनती शुरू हुई। सबसे पहले जिक्र आता है राजूपाल हत्याकांड का। आपको बताते हैं कौन थे राजूपाल और क्या कुछ हुआ उनके साथ। राजूपाल एक नेता थे जो प्रयागराज में अपने कट्टर प्रतिद्वंदी अतीक अहमद और उनके परिवार के खिलाफ
अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करना चाहते थे। 2002 में विधानसभा चुनाव में राजूपाल ने प्रयागराज पश्चिम सीट से अतीक अहमद के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2004 में यही सीट अतीक के इस्तीफे से खाली हुई थी। उस समय अतीक लोकसभा चुनाव में फूलपुर सीट से सांसद बने थे। अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ मोहम्मद अशरफ को अपनी सीट संभालने के लिए चुना। चूंकि अतीक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के करीबी सहयोगी थे, इसलिए राजूपाल को यादव की कट्टर प्रतिद्वंदी मायावती का समर्थन मिला और उनको बीएसपी से टिकट मिल गया। पाल ने खालिद अजीम को 4,818 सीटों की मामूली से अंतर से हरा दिया। अब चूंकि अतीक 1989 के बाद से 5 बार इस सीट पर जीत चुका था और राजूपाल की वजह से पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इसलिए अतीक के परिवार ने इस हार को अपनी आन पर ले लिया। 25 जनवरी 2005 को राजूपाल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल से अपने घर लौट रहे थे। राजूपाल इस हॉस्पिटल में एक लड़के के शव को पोस्टमार्टम जल्दी करने को कहने आए थे। लड़का राजूपाल के निर्वाचन क्षेत्र का ही था। रिपोर्ट्स में ये दावा करती हैं कि दोपहर से ही 2 कारें राजूपाल का पीछा कर रही थी। राजूपाल अस्पताल से निकले और टोयोटा कॉलिस में बैठ गए। राजू कार खुद ड्राइव कर रहे थे। स्कॉर्पियो कार से कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। रास्ते में पाल अपने समर्थक सादिक की बहन रुखसाना को लिफ्ट देने के लिए रुके। नेहरू पार्क से सुलेम सराय से लगभग कुछ मीटर की दूरी पर कार में सवार हमलावरों ने राजूपाल की कार को कब्जे में ले लिया और सेकंडों के भीतर ही धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। उस दिन राजूपाल को मारने के लिए लगभग 25 शार्प शूटर आए थे और उनके पास सभी तरह के अत्याधुनिक हथियार थे। चश्मदीदों के मुताबिक फायरिंग के बाद राजूपाल को लोग टेम्पो में डालकर अस्पताल की ओर लेकर भागे। मर्डर करने आए शार्प शूटरों को लगा कि शायद विधायक राजूपाल बच गए हैं। वो फिर आए और कई किलोमीटर तक टेम्पो पर फायरिंग करते रहे। अस्पताल पहुंचते पहुंचते राजूपाल का शरीर छलनी हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 15 से ज्यादा गोलियां लगने की बात सामने आई। राजूपाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनके साथ उनके 2 बॉडीगार्ड संदीप यादव और देवीलाल की भी मौत हो गई। विधायक राजूपाल की 9 महीने पहले ही शादी हुई थी। बीएसपी कार्यकर्ताओं को जब विधायक राजूपाल की हत्या की खबर मिली तो पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। राजू की मौत के बाद हुए फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में राजूपाल की पत्नी पूजा पाल को अतीक के भाई अशरफ के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लोगों का कहना था कि कोई भी अतीक से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। ऐसे में किसी को उनके भाई के खिलाफ वोट डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पाल की मौत के तुरंत बाद उनकी पत्नी पूजा पाल ने अतीक अहमद और उनके भाई मोहम्मद अशरफ और अतीक के आदमियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। इसलिए फरहान, आबिद, रंजीत पाल, गुरफान का नाम शामिल हुआ था। कुल मिलाकर कई आरोपों के तहत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। हैरानी की बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ था जब राजूपाल पर अतीक अहमद के आदमियों ने हमला किया था। चुनाव जीतने के बाद अतीक के आदमियों ने पाल पर 2 बार हमला किया था। राजू को अतीक से डर था, इसलिए उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन राजू को जो सुरक्षा मिली वो काफी नहीं थी। तो ये तो था राजूपाल हत्याकांड, जहां से ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ और अतीक के परिवार पर गाज गिरने की शुरुआत हुई। लेकिन आखिरी कील ताबूत में साबित हुआ
उमेश पाल हत्याकांड। इस हत्याकांड को अंजाम उस वक्त दिया गया जब अशरफ जेल में बंद था, जब अतीक यूपी से दूर साबरमती जेल में बंद था। उस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया और हत्याकांड को अंजाम देने वाला था असद अहमद, अतीक का बेटा, तीसरे नंबर का बेटा, जो विदेश पढ़ाई करने जाना चाहता था, लेकिन परिवार के लोगों के जेल जाने के बाद उसने गैंग संभालना शुरू कर दिया और आखिरकार उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया और 13 अप्रैल को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अब आपको बताते हैं उमेश पाल हत्याकांड की पूरी कहानी। प्रयागराज में उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के चश्मदीद गवाह थे। उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में उमेश पाल ने उनके साथ 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। ये घटना आसपास की सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हुई थी। जब वो कार से उतरकर घर की ओर जा रहे थे तभी उनकी हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद उमेश की पत्नी जया ने पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके 2 बेटों, पत्नी और भाई तथा 9 से 10 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। हत्या के लिए आरोपी 5 हत्यारों के लिए पुलिस ने 2.5 लाख के इनाम की घोषणा की हुई थी। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अतीक अहमद का बेटा ठहराया गया था। अतीक अहमद तो अभी गुजरात की जेल में बंद था और हत्याकांड में पुलिस की पहचान असद, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, अरमान, साबिर और शाहरुख उर्फ पिंटू के तक आकर रुकी। पुलिस ने आरोपियों की अब पहचान कर ली थी। उमेश की पत्नी जया का आरोप था कि उसके पति को 2006 में अपहरित करके गलत गवाही दिलवाई गई थी, जिसके बारे में कोर्ट में उमेश पाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी और इसी की सुनवाई शुक्रवार को होनी थी। और इसी की सुनवाई के बाद पूरी घटना के बाद पुलिस बल हरकत में आ गया और विभिन्न टीमें इस केस की जांच में लग गई। उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान ने चलाई थी, जिसके लगने के बाद उमेश वापस उठकर अपने घर की तरफ भागे थे, लेकिन अन्य शूटर्स ने गोलियां बरसाकर उनकी जान ले ली। उस्मान का एनकाउंटर पुलिस ने पहले ही कर दिया था और उसके बाद अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर कर दिया गया। 13 अप्रैल को झांसी में पारीक्षा डैम के पास दोनों को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। तो ये थी अतीक और अशरफ की हत्या के पूरे दास्तान और साथ ही कहां से जुर्म के इस काले धंधे में ये पूरा परिवार शामिल हुआ और कैसे इस परिवार के कम से कम आधे लोगों का अंत हुआ है। ये पूरी दास्तान हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ।